बिल्कुल हवा पानी से एक बड़ी जरूरत मैं समझता हूँ। छोटा से छोटा काम से लेकर अगर आप बड़े से बड़े काम भी देखें तो बिना इंग्लिश के अधूरा है। चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इंसान हो, सबको इंग्लिश आना जरूरी है। आप अगर किसी बैंक में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, एक स्टूडेंट सिंपल सा कोर्स करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर कोर्स ही करना चाहता हो, अगर मैं आम लोगों से भी पूछूं कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है तो शायद उनको बताने में तकलीफ होगा। कैलकुलेटर का भी हम हिंदी नहीं जानते। तो इतना ज्यादा इंग्लिश हमारे व्यक्तित्व में, हमारे समाज में, अपने देश में आ चुका है कि बिना इंग्लिश के रह पाना असंभव है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि इंग्लिश के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को कठिन भी मानते हैं। उस कठिनाई को दूर करने के लिए उन बच्चों को क्या चीज करना चाहिए? इसमें क्या है मिथिलेश, जब तक इंसानों को चीजें समझ में नहीं आती तब तक कठिन लगता है। अगर मैं आपको एक पहेली दे दूं तो अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन जैसे आपको बता दिया जाता है तो आपको आसान लगता है। सेम उसी तरह से हर एक चीजों को जानने की, करने के एक तरीका होता है। जिस दिन आप एक अच्छे तरीके से इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने की बात करते हो और आपको अच्छा गाइडलाइंस मिलता है तो वही चीज जो आपको कठिन लग रहा था आसान लगता है। आज से अगर मैं 10 साल या 15 साल पहले अगर की मैं बात करूं, मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूं, रिसाले हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा, तो इंग्लिश मुझे एक हौवा लगता था। लेकिन अब लगता है इतने आसानी से बच्चे बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कितना आसान लगता है। तो कहीं ना कहीं चीजों को सही तरीके से समझाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। एक अच्छा टेक्निक मिले, माहौल मिले तो बिल्कुल नहीं लगता कि इंग्लिश किसी प्रकार का हुआ है। आप यकीन नहीं करेगा, मैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हूँ। मैं खजुराहो गया था, वहां मैं गरीब बच्चों को, भिखारियों तक को मैं इंग्लिश में बात करते हुए देखा। तो बिल्कुल भी आह्वान नहीं है ये एक माहौल बना दिया गया कि इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ बग बू और लाइक अ बग बियर। आई डोंट थिंक सो। सर, जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि लगातार जमाना बदल रहा है, शिक्षण पद्धति बदल गई है, अब अंग्रेजी का जमाना आ गया है। इन तमाम चीजों के बीच में एक बच्चों को आज किस तरह से प्रिपेयर होने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो एक बच्चा अपना उनको तो एक गोल होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे कि छोटा सा एक 10 क्लास का बच्चा है तो उसको पहले एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे आने वाले भविष्य में क्या करना है। मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, एयर होस्टेस या मुझे आर्मी में जाना है। तो उसके हिसाब से पहले गोल डिसाइड करें। फिर उसके बाद ये देखना है कि आपके लिए इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण रखता है, फिर उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी। सर, ज्यादातर बच्चे जो इंग्लिश से घबराते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल घबराहट होती है। अच्छा अगर माहौल मिले तो डर हटता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपना हेजिटेशन हटाना चाहिए। इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। वो डर हटाना चाहिए। डर हटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक माहौल क्रिएट करें, लोगों दोस्तों के बीच आप थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करें और सही गाइडलाइंस अगर आपको मिलता है तो शायद आपका डर हट सकता है और जिस दिन डर हट जाएगा तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। सर, अंग्रेजी बोलने के लिए शब्दकोश या कहें वर्ड लिस्ट कितनी महत्वपूर्ण होती है? बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लाख ग्रामर सीख लें, आपको हजारों ग्रामर आता है, उसके बावजूद भी आपको दिक्कत होगा। अच्छे शब्दों का ज्ञान नहीं है तो समस्या आएगी ही। अब जैसे सिंपल सा अगर आपको एक वाक्य कहना है, आप एक शिक्षक हैं तो यू आर अ टीचर। तो शिक्षक का टीचर होता है, आपको पता है इसलिए आपने बोल लिया। लेकिन अगर आपको कहना है कि आप कंजूस हैं, आप धूर्त हैं, आप पाखंडी हैं, या मुझे आम पसंद है तो आम यानी मैंगो होता है हमें पता है, लेकिन मुझे करेला पसंद है, मुझे कटहल पसंद है या मुझे ककड़ी पसंद है। अब इन शब्दों के मीनिंग हमें नहीं पता तो हम बोल नहीं पाएंगे। सेम उसी तरह से अगर मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, उसमें एक लिखा हुआ है सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, तो ग्रेट का मीनिंग मुझे पता है तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ ही इज अ निनकम्पोक, अब निनकम्पोक का मीनिंग नहीं मालूम है तो पढ़ने में दिक्कत होगी। सेम उसी तरह से अगर मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ और इंटरव्यूअर ने मुझे कह दिया कि मे आई सी योर करिकुलम विटाई, अब अगर आपको करिकुलम विटाई का मीनिंग नहीं पता है तो हमें समझने में दिक्कत हो। तो कुल मिला के इंग्लिश के जो चारों स्तंभ है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, बिना अच्छे शब्दों के ये संभव हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत बड़ा रोल होता है शब्दकोश का, वर्ड लिस्ट का। बिल्कुल, ग्रामर के बाद अगर आप देखें तो शब्दकोश बहुत जरूरी है। आम बोलचाल भाषा में हम लोग 500 से 700 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट 1000-1200 तक जा सकता है। एक अच्छा टीचर 2 से 2500 अच्छे से शब्दों का प्रयोग कर सकता है। बड़े बड़े प्रोफेसर 2500 से 3000। तो ये कम से कम 3-4 हजार वोकैब्स का हमारा कलेक्शन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शब्द होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने वर्ड्स बना के जमा के बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी आप देख रहे होंगे कि अब बहुत नजदीक परीक्षाओं का दौर सामने आ रहा है। एक तारीख से परीक्षाएं चालू हो रही है। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी एग्जाम देने को जा रहे हैं, किस तरह से उनको प्रिपरेशन अभी करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इंग्लिश पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, इनमें हम बहुत सारे मार्क्स, हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं।
जब हम इंग्लिश पेपर की तैयारी करें तो 2-3 चीज़ों का खास ध्यान दें। सबसे पहली बात कि बिना समझे हम किसी चीज़ को ना रटें। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले क्वेश्चन को समझें और उसके आंसर को भी समझें। जनरली क्या होता है कि हम भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन होते थे उसको रट लेते थे और वहाँ आने के बाद जो भी रटा हुआ चीज़ हम उसको लिख देते थे। लेकिन जनरली क्या होता था कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो हम फंस जाते थे, फिर हम गलत आंसर लिख कर। तो पहली बात तो चीज़ों को रटे ना, पहले समझें कि क्या पूछ रहा है और क्या आंसर दे रहा है। एक बार समझ में आ जाता है तो फिर आप उसको 4 या 5 बार लिख कर देखें। जी जी। लिखने के बाद फिर आप एक बार बोल कर भी देखें और जब आप फाइनली एग्जाम में जाएंगे तो एक बार उसको फिर से रिवाइज कर ले, तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। सर, जिस तरह से आपने बताया कि ट्विस्ट ट्विस्ट का शब्द इस्तेमाल किया आपने, घुमावदार क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। जैसे जैसे समय बीता है, अब सीरियस चीजें ना हो कि आप थोड़ा सा प्रश्न घुमावदार होते हैं, खासतौर पर बोर्ड एग्जाम्स की यदि बात करें तो बोर्ड एग्जाम की बात है, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से समझना चाहिए उस प्रश्न को? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको घर में जाके अगर आप चीज़ों को समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो हम इसी तरह से हम लोग को इजीली ट्विस्ट कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कीवर्ड यही है कि पहले चीज़ों को समझा जाए। अगर हमें चीज़ों की समझ है तो फिर वो सामने वाला हमें कितना भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन करें, हम बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। सर, एक आपकी पर्सनल बात हम जानना चाहेंगे कि आप एक हिंदी मीडियम में रहते हुए और आप आज अंचल के जाने माने अंग्रेजी के शिक्षक माने जाते हैं, ये एकदम से परिवर्तन कैसे आया? और चूंकि एक स्पेशल टेक्निक और जानना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम में रहते हुए इंग्लिश के जानकार बन जाना, एक एक्सपर्ट बन जाना, ये कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया कि अंचल के जाने माने व्यक्ति, भिलाई के लोगों का प्यार है जो मुझे इतना आशीर्वाद दिए। रही बात, ये बात तो तय है कि मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ और मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज जो भी मैं हूँ उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। बट मुझे अगर ऐसा लगता है कि आज के इस युग में जो अब कोचिंग्स वगैरह आ रहे हैं, अगर हमारे समय में होता तो शायद हम बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख पाते। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कोचिंग्स वगैरह होते थे या ऐसे गाइडलाइंस या इस तरह से मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल थे, बट आजकल ऐसे हो रहे हैं। तो काफ़ी इसके पीछे मेहनत करना पड़ा और क्योंकि मैं टेक्निकल स्टूडेंट हूँ तो मैं हमेशा टेक्नोलॉजी या फिर कुछ इन्वेंटिव, कुछ नया चीज़ हो तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो वही मैंने सोचा कि जिस तरह से मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है भिलाई में, छत्तीसगढ़ में, इंडिया लेवल पर हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की तरह से समस्या हो रही है, तो क्यों नहीं इसके ऊपर काम किया जाए। जी। तो समस्या कहाँ है और उसको कैसे निदान किया जाए, इसमें काफ़ी वर्कआउट हुआ, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, हमने बहुत मेहनत किया मिलकर, तो कुछ इन्वेंटिव चीज़ें निकल कर आई। तो आज उसके कारण जितने भी बच्चे आज इंग्लिश सीख रहे हैं तो बहुत आसानी से जो चीज़ें 6-7 साल में नहीं हुई 3-4 महीने में हो पा रहा है। तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत रहा है। जी सर, हमारे बच्चे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि वो इंग्लिश की कुछ टिप्स आपसे, कौन कौन सी सफलता की टिप्स होती है, कैसे इंग्लिश को आसान बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले बात तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, खैर वैसे सीखना शब्द बड़ा तुच्छ है, किसी भी भाषा को सीखा नहीं जा सकता, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त हमारे भारत के राष्ट्रीय कवि हैं, वो कहते हैं कि मुझे 0.1% हिंदी आती है। तो उस हिसाब से हम 25-30 साल से हिंदी बोल रहे हैं तो हमें कितनी आती है। तो उसी तरह से भाषा को सीखना शब्द थोड़ा तुच्छ है, बस इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो किसी भी भाषा को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले करता है तो एटमॉस्फियर, आपका माहौल। आप देखिए, एक हिंदी भाषी परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, 2 साल 2.5 साल होते फर्राटेदार हिंदी बोल लेता है, तेलुगु बच्चा तेलुगु बोल लेता है, बंगाली बच्चा बंगाली। क्यों? उसके घर में वो माहौल मिलता है। तो सेम उसी तरह से किसी भी भाषा को जानने के लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम माहौल मिलकर अगर बनाते हैं, 4-6 दोस्त अगर मिल जाते हैं, टूटा फूटा गलत सलत थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें तो धीरे धीरे चीजें हो जाती है। तो पहला चीज है आपका माहौल। दूसरा, आपका ग्रामर। आप कोई अच्छी सी किताब रिफर करें, मार्केट में बहुत सारी अच्छी सी किताबें आती हैं, या स्कूल की आप किताबें ले सकते हैं। और वर्ड लिस्ट के लिए कुछ आप अच्छी सी किताब उसमें से ले सकते हैं। तो उसको यूज करते करते धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर, एक इंग्लिश की जहाँ तक बात करें तो अक्सर बच्चे लिखते लिखते स्पेलिंग का मिस्टेक बहुत होता है। चाहे हमारे हमसे भी यदि लिखते लिखते स्पेलिंग का कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, उसको दूर किस तरह से किया? ये एक आम क्वेश्चन है, सब कोई जानना चाहिए। नहीं, ये समस्या मुझे भी बहुत रही है, कभी कभी हमें भी हो जाती है। इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक का पीछे कारण थोड़ा सा अगर आप जाएं तो इस भाषा के जो व्यवहार है उसको समझना पड़ेगा। दुनिया में एक ही भाषा है जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज कहते हैं, वो है संस्कृत। संस्कृत ही एक ऐसा परिष्कृत लैंग्वेज है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि या अपवाद आप नहीं पाएंगे। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी समस्या है।
हिंदी और संस्कृत को जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा पढ़ा जाता है, जैसा पढ़ा जाता है वैसा कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि जैसा लिखा गया वैसा पढ़ें, या जैसा पढ़ रहा है इंसान उसको वैसा लिखे। बहुत सारी समस्या है। अब जैसे एक सिंपल सा अगर मैं आपको एक स्पेलिंग बताऊं, COLONEL। अब COLONEL जनरली अगर आप किसी बच्चे को पूछे तो बोलेगा कॉलोनल, बट ये कर्नल की स्पेलिंग है। अब इसमें एक समस्या आ गई कि इसमें तो R है ही नहीं। उसी तरह से लेफ्टिनेंट में F नहीं है। अब एक स्पेलिंग बोलूंगा मैं CORPS, तो जनरली लोग इसको कहेंगे कॉर्प या प्रोप, तो ये कोर है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है स्पेलिंग से रिलेटेड। एक पिक्चर मैंने देखा था, आप भी शायद देखे होंगे, चुपके चुपके। उसमें परिमल त्रिपाठी और उसमें एक सवाल करता है कि TO2 हो जाता है तो GO क्यों हो जाता है, वो क्यों नहीं हो जाता। तो ऐसी अनेक समस्याएं स्पेलिंग से रिलेटेड है। तो इसके पीछे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही ना पढ़ें, और जैसा पढ़ रहे उसको वैसा ना लिखें। अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक है तो सबसे पहले आपको सही स्पेलिंग खोजें। खोजने के बाद उसको आप 4 या 5 बार लिखें। और जनरली स्पेलिंग में क्या होता है कि एक आध दो पर्टिकुलर अल्फाबेट में प्रॉब्लम होता है, तो उसको लिखते समय आप उसको कैपिटल में लिख दें बार बार। तो उससे वो एक, जैसे अगर मैं कोई स्पेलिंग लिख रहा हूँ और मुझे ए की जगह बार बार मैं ई लिख दे रहा हूँ, तो मैं अगले बार जब भी लिखूंगा तो उस ई को कैपिटल में कर दूंगा। तो 4-5 बार जब मैं उसको कैपिटल में जानबूझ के उसी को लिखूंगा तो अगले बार मुझे वो याद रहेगा कि यहाँ पर अब ई नहीं ए आना चाहिए। तो एक तरीका ये है स्पेलिंग का, अगर आप करें। दूसरा है बोल बोल कर भी आप याद कर सकते हैं, लिख लिख के याद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले आपको एक्चुअल स्पेलिंग देखना पड़ेगा, डिक्शनरी का आप रेफरेंस ले लें किसी भी सॉफ्टवेयर का, फिर उसको आप 4-5 बार लिख के देखें, बोल कर देखें, तो शायद कुछ हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सर जो बता रहे हैं बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप जरूर याद रखिए। सर एक महत्वपूर्ण चीज और पूछना चाहूंगा, इंग्लिश से रिलेटेड है, ग्रामर। हर किसी में हिंदी में बात कर रहे थे व्याकरण का जो महत्व होता है, इंग्लिश में कितना ग्रामर का महत्व है? भारत में बना हुआ है कि इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए ग्रामर की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ग्रामर से इंग्लिश। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने उदाहरण दिया, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है हिंदी भाषी परिवार में, और 2 साल होते होते फर्राटेदार हिंदी बोल लेता है। तेलुगु बच्चा तेलुगु बोल लेता है, बंगाली बच्चा बंगाली बोल लेता है। तो क्या इन भाषाओं को सिखाने से पहले हम उनको ग्रामर सिखाते हैं? क्या हिंदी भाषी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम पहले ग्रामर सिखाते हैं कि बेटा बोलो, पहले बोलो गद्यांश, बोलो पद्यांश, बोलो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या नहीं सिखाते हम उनको। डायरेक्ट हम उनको पापा पापा, मम्मी मम्मी, पानी पानी बोलना सिखाते, बच्चा सीख जाता है। उसको ग्रामर का पता ही नहीं होता। ग्रामर तो वो तब सीखता है जब वो 6वीं क्लास में जाता है, उसको एक किताब मिलती है मेरी व्याकरण, वहां से उसको ज्ञान होता है कि यार ये ग्रामर है। तब तक उसको बोलना और समझना आ चुका होता है। तो जब एक 2-2.5 साल का बच्चा इतना फर्राटेदार हिंदी तेलुगु बंगाली बोल सकता, तो क्या हम नहीं बोल सकते? तो ग्रामर से चीजें नहीं आती। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, तो इतना ग्रामर के लिए हाय तौबा क्यों मचा होता है? तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करके जो आप इंग्लिश बोलते हो उसमें गलतियां होंगी, उस गलती को सुधारने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं यू वेट हियर आई कमिंग, यू वेट आई कमिंग, अब आपको चीजें समझ में आ गई, लेकिन ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। सही होना चाहिए था यू वेट हियर आई एम कमिंग। तो टूटा फूटा गलत से हम काम चला सकते हैं, लेकिन इस टूटे फूटे सेंटेंस को सही करने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो मेन चीज है प्रैक्टिस, सेकेंडरी चीज है ग्रामर। दोस्तों सर से हम बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे।